मैं रेगिस्तान में ड्यूटी कर रहा था जब मुझे ईमेल में तलाक के पेपर्स मिले। 13 साल की शादी पीडीएफ अटैचमेंट में खत्म हो गई। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। उम्र 42 साल। स्टाफ सार्जेंट, 22वीं एयरबोर्न डिवीजन, भारतीय सेना। मैं 4 महीने श्रीनगर बॉर्डर पोस्ट पर तैनात था जब प्रियंका शर्मा ने यह तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करेगी। सब्जेक्ट लाइन थी, आओ इसे समझदारी से निपटाएं। ईमेल में बस 3 लाइनें थीं। उसने पहले ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी, हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे और उसने अपने नए बॉयफ्रेंड रोहित वर्मा को भी लखनऊ वाले घर में शिफ्ट कर लिया था। मैंने 2 बार ईमेल पढ़ी, फिर लैपटॉप बंद किया, कम्युनल बाथरूम में नहाया, वर्दी पहनी और ड्यूटी पर निकल गया। किसी से कुछ नहीं कहा। रात में बंकर में लौटकर मैंने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, समझ गया। ना कोई झगड़ा, ना मिन्नत, ना धमकी। राकेश यादव, मेरा बंकमेट, ने नोटिस किया कि मैं थोड़ा अजीब हूं। भाई, सब ठीक है? उसने किताब से नजर हटाए बिना पूछा। हाँ, बस घर पर थोड़ा झंझट है, मैंने जवाब दिया। राकेश ने सिर हिलाया और बात खत्म। फौजी समझ जाते हैं कि कब चुप रहना बेहतर है। सच कहूं तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। डिप्लॉयमेंट से 6 महीने पहले से ही सब बदल गया था। प्रियंका ने मेरी दिनचर्या में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। उसने लखनऊ के एक डेंटल क्लिनिक में देर तक काम करना शुरू कर दिया था। हफ्ते में 3 दिन जिम जाने लगी थी, लेकिन पसीना कभी नहीं आता था। नए कपड़े, नए दोस्त जिनसे मैं कभी नहीं मिला, मोबाइल में नए पासवर्ड। मैंने कभी टोका टाकी नहीं की, ना मैसेज चेक किए, ना पीछा किया। ये मेरी फितरत नहीं है। लेकिन मैं अंधा भी नहीं था। मैंने भी चुपचाप कुछ इंतजाम कर लिए थे। लखनऊ में एक स्टोरेज यूनिट में जरूरी दस्तावेज रखवा दिए। जन्म प्रमाण पत्र, शादी का सर्टिफिकेट, घर की रजिस्ट्री जो सिर्फ मेरे नाम थी क्योंकि वीए लोन की वजह से, सेना के लाभों के कागज, दादाजी की घड़ी और मां की पुरानी चांदी। मैंने एक अलग बैंक में खाता भी खोल लिया और अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा वहां ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इतना कम कि प्रियंका को शक ना हो, लेकिन मेरे लिए नई शुरुआत के लिए काफी हो। डिप्लॉयमेंट से एक रात पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उसने मुझे गले लगाया और बोली, ख्याल रखना, ठीक है। आंखें बिल्कुल सूखी थीं, जैसे किसी सहकर्मी को विदा कर रही हो, पति को नहीं जो वॉर जोन जा रहा है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिल में थोड़ा भरोसा बाकी था। लेकिन मैं गलत नहीं था। प्रियंका को नहीं पता था कि मैं इस पल के लिए तैयार था, और प्रियंका ये भी नहीं समझी कि मैं झगड़े शुरू नहीं करता, लेकिन खत्म जरूर करता हूं। हमारी पहली मुलाकात 2010 में लखनऊ में मेरे दोस्त जसवंत के घर की पार्टी में हुई थी। मैं तब ड्यूटी से छुट्टी पर था और जसवंत के घर रुका था। प्रियंका नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन फिर डेंटल क्लिनिक में एडमिन का काम करने लगी थी। हमारी शादी को 8 महीने ही हुए थे जब प्रियंका ने पहली बार कहा था कि उसे मेरी सर्विस पर गर्व है, लेकिन वो इसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। उसके पापा श्री ओम प्रकाश शर्मा बैंक मैनेजर थे। भाई डॉ सौरभ शर्मा एक फार्मासिस्ट। परिवार में कभी कोई फौजी नहीं रहा। प्रियंका अक्सर पूछती, तुम असली नौकरी कब करोगे अर्जुन? उसे नहीं पता था कि 15 साल की फौजी सेवा मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं, जिंदगी का हिस्सा थी। 2014 में हमने लखनऊ के गोमती नगर में छोटा सा घर खरीदा। 3 कमरे, छोटा सा गार्डन, शांति वाला इलाका। वीए लोन मेरे नाम पर था, इसलिए घर के कागज पर सिर्फ मेरा नाम था, लेकिन मैंने उसे भी डीड में शामिल किया क्योंकि शादी का मतलब ही साझेदारी है। हमारी शादी के 1 साल बाद ही पापा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मां 3 साल बाद फेफड़ों के कैंसर से चल बसी, जबकि उन्होंने कभी सिगरेट तक नहीं छुई थी। उन्होंने जो थोड़ा बहुत पैसा छोड़ा उससे प्रियंका और मैंने अपने स्टूडेंट लोन चुका दिए और थोड़ा सेविंग्स भी रखी। शादी के दौरान मैं 4 बार डिप्लॉय हुआ। 2 बार श्रीनगर बॉर्डर, 2 बार राजस्थान डेजर्ट पोस्टिंग। हर बार लौटने पर प्रियंका थोड़ी और दूर लगने लगी, जैसे उसे अब इस रोल में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। एक बार मैंने दोबारा 4 साल सर्विस बढ़ाने की बात छेड़ी तो प्रियंका बोली, मैंने फौजी बीवी बनने के लिए शादी नहीं की थी अर्जुन, मैं अकेलेपन से थक चुकी हूं। मैं उसे समझता था, पर आर्मी ही वो जगह थी जहां मैं सच में अपनी पहचान और मकसद पाता था। मेरा काम मेरी पहचान थी, लोग मुझ पर भरोसा करते थे। 2019 में चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। प्रियंका गर्ल्स नाइट में मेरे कॉल से चिढ़ने लगी। उसकी दोस्त मनीषा का तलाक हो चुका था और वो अपने बेस्ट लाइफ जीने की बातें करती थी। प्रियंका भी कहने लगी, हमारे बीच अब कुछ कॉमन नहीं बचा है। मैंने काउंसलिंग का सुझाव दिया। उसने कहा, हम ठीक हैं, बस फेज चल रहा है। फिर शुरू हुए लेट नाइट्स ऑफिस में, ऐसे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड ट्रिप्स जिनसे मैं कभी नहीं मिला, नए कपड़े, नया जिम मेंबरशिप जो वो मुश्किल से इस्तेमाल करती थी।
मैंने उसे कभी रोका नहीं, ना सवाल किए। पापा ने सिखाया था, बोलने से पहले सोचो, कदम बढ़ाने से पहले यकीन करो। तो मैंने बस देखा, समझा और चुपचाप तैयारी करने लगा, क्योंकि दिल ने बता दिया था कुछ बड़ा होने वाला है, और फौजी जिंदगी ने सिखा दिया था गट फीलिंग पर भरोसा करो। तलाक वाले ईमेल के 2 हफ्ते बाद मैं आर्मी कैंटीन में खाना खा रहा था, तभी मोबाइल पर बैंक ऐप का नोटिफिकेशन आया। रुपये 88,500 की बड़ी विड्रॉल, लगभग पूरा बैलेंस साफ। मैंने चम्मच नीचे रखा, मोबाइल निकाला। जॉइंट अकाउंट में सिर्फ 22 रुपये 37 पैसे बचे थे। हमारी सेविंग्स 47,000 रुपये थी, जो हम दोनों ने सालों में बनाई थी। सालों की सेविंग्स एक झटके में गायब। पैसे ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए जिसका मुझे कोई पता नहीं था। मर्फी, मेरी यूनिट का साथी, मेरी तरफ देखकर बोला, कुछ गलत हुआ क्या भाई? मैंने फोन लॉक कर दिया, बोला, नहीं यार, बस अकाउंट की कुछ गड़बड़ी है। उसी रात मैं बीएसएनएल फोन बूथ से बैंक को कॉल किया। सच्चाई सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका हफ्तों से पैसे निकाल रही थी, पहले छोटे छोटे अमाउंट, फिर धीरे धीरे बड़े ट्रांसफर, मेरे डिप्लॉयमेंट के अगले ही दिन से। मैं फोन कट करके कैंटीन के बाहर लंबे समय तक खड़ा रहा। साथी लोग हंस रहे थे, अपने बच्चों, बीवी, मम्मी पापा से बात कर रहे थे। हर तरफ नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, बस मेरी जिंदगी तबाह हो रही थी। राकेश यादव वहीं आ गया। अमरेश ने बताया, डिनर में तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ? मैंने कभी पर्सनल बातें शेयर नहीं की थीं, लेकिन कंधार में राकेश ने मेरी जान बचाई थी, उस पर भरोसा था। प्रियंका ने हमारे सारे अकाउंट खाली कर दिए, अपने नए बॉयफ्रेंड को घर में शिफ्ट कर लिया, डिप्लॉयमेंट के दौरान ही तलाक के पेपर भेज दिए। राकेश ने कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मारा, ना भाई दुखी मत हो कहा, बस सीधा सवाल किया, अब क्या प्लान है? अभी तय नहीं, मैंने कहा। वो बस सिर हिलाकर बोला, जरूरत पड़े तो बता देना। उस रात नींद नहीं आई। मैंने लैपटॉप निकाला और हमारे लखनऊ वाले घर का सीसीटीवी सिस्टम लॉगिन किया, जो शायद प्रियंका भूल गई थी कि मैं रिमोट एक्सेस कर सकता हूं। स्क्रीन पर एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। हमारे घर के ड्राइववे में अजीब सी गाड़ी, वो आदमी हमारे कुत्ते को घुमा रहा था। मेरी कॉफी मग यूज कर रहा था, मेरी सी हॉक स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, और किचन में, जो मैंने खुद लीव में रहते हुए रेनोवेट किया था, प्रियंका हंस रही थी। उस पल कुछ बदल गया। गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी साफ सोच। मैंने लैपटॉप बंद किया, फोन उठाया और एक मिशन प्लान करना शुरू किया। लिस्ट बनाई। जसवंत सिंह को कॉल करना, वीए लोन के टर्म्स चेक करना, मास्टर सर्जेंट से इमरजेंसी लीव के लिए बात करना, होम रिफाइनेंस डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना। प्रियंका ने पिछले साल कैजुअली जिक्र किया था, अपने आर्मी पेंशन अकाउंट्स की सिक्योरिटी चेक करना। अब न दुख था न गुस्सा, बस फोकस था, जैसे कोई ऑपरेशन प्लान कर रहा हूं। ये लड़ाई अब इमोशंस की नहीं, स्ट्रैटेजी की थी। सुबह 5 बजे ड्यूटी शुरू होने से पहले जसवंत को मेल भेजी, नीड लीगल हेल्प, डिस्क्रीट एंड अर्जेंट। 1 घंटे में जवाब आया, सिक्योर लाइन पर कॉल करो। फोन कटते ही मुझे पता था क्या करना है। ना चिल्लाने की जरूरत थी, ना धमकाने की, ना ही सामना करने की। बस इंतजार करना था, देखना था, और प्रियंका को उसकी ही चालों में फंसने देना था। 2 महीने बाद मैं भारत लौट आया। प्रियंका को बताया भी नहीं कि मैं वापस आ रहा हूं। मैंने ना कॉल किया, ना मैसेज। सीधा लखनऊ सिटी के एक सस्ते होटल में फेंक नाम से चेक इन कर लिया। फिर जसवंत सिंह को कांटेक्ट किया। हम लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर एक पुराने ढाबे में मिले। जैसे ही वो बेंच पर बैठा, बोला, भाई, हालत तो तेरी खराब लग रही है। मैंने थक कर जवाब दिया, फील भी वैसा ही कर रहा हूं। जसवंत ने मुझे एक फाइल दी। सब कुछ इसमें है, घर की रजिस्ट्री, लोन डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, और ये देख। उसने एक अलग पेपर निकाला। तेरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये मिला, रीफाइनेंस एप्लीकेशन, जिस पर मेरे साइन की कॉपी थी, लेकिन असल में मेरी नहीं थी। किसी ने नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती कर दी थी। मिडिल इनिशियल गलत था और सिग्नेचर का पैटर्न भी मैच नहीं कर रहा था। क्या प्रियंका ने किया? मैंने पूछा, पर मुझे जवाब पहले से पता था। जसवंत ने सिर हिलाया। 3 महीने पहले उसने घर की इक्विटी यूज करके 3 करोड़ रुपए लोन निकाला। वीए लोन तेरे नाम पर है तो तेरे सिग्नेचर के बिना ये नहीं हो सकता था। मतलब मेरी सिग्नेचर फोर्ज की, घर के ऊपर लोन लिया, अकाउंट खाली किए और तलाक भेज दिया। बिजी औरत है। जसवंत हंसा। और सुन, उसने अपने बॉयफ्रेंड रोहित वर्मा को को एप्लीकेंट भी दिखाया है। रोहित का भी रिकॉर्ड है, 2 बार शराब पीकर गाड़ी चलाने का केस और 2019 में फ्रॉड केस। मैंने लंबी सांस ली। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? जसवंत ने कहा, कई हैं, लेकिन सबसे पहले तुझे तय करना होगा क्या चाहिए।
मैंने कुछ पल सोचा। मुझे मेरा हक चाहिए और प्रियंका को समझाना है कि हर काम का अंजाम होता है। जसवंत मुस्कुराया। फिर सुन, प्लान तैयार है। अगले दिन मैं हमारे लखनऊ वाले घर के सामने से गुजरा। रोहित की गाड़ी गायब थी, लेकिन प्रियंका की गाड़ी ड्राइववे में खड़ी थी। मैं दूर ही रुका, थोड़ी देर देखा, सोचा दरवाजा खटखटाऊं, सामना करूं। फिर याद आया, ये प्लान का हिस्सा नहीं है। मैं सीधे बैंक गया, लोन ऑफिसर से मिला, अपनी आर्मी आईडी दिखाई, ड्राइविंग लाइसेंस पर असली सिग्नेचर दिखाया, फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे ये तुरंत रिपोर्ट करनी पड़ेगी, मैंने कहा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसी रात प्रियंका का मैसेज आया। तुम बैंक में किससे बात कर रहे हो? रोहित कह रहा था कोई पूछताछ कर रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। रीफाइनेंस फ्रॉड को लेकर केस दर्ज कराया, आधिकारिक नोटिस फाइल किया कि मेरी मौजूदगी के बिना प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 2 दिन बाद प्रियंका ने कॉल किया। मैंने कॉल वॉइसमेल पर जाने दी। अर्जुन, हमें बात करनी है। बैंक वालों ने घर के बारे में कॉल किया है। अगर ये तलाक को लेकर है तो हम एडल्ट्स की तरह डिस्कस कर सकते हैं। लाइक एडल्ट्स, ठीक वही शब्द जो उसने ईमेल में भी लिखे थे। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन, बैंक ने फर्जी रिफाइनेंस के पैसे फ्रीज कर दिए हैं। और भी खबर है, तेरी गाड़ी जो तेरे नाम पर है वो रोहित वर्मा चला रहा था, सही? हाँ, मैंने जवाब दिया। आज सुबह पुलिस ने उसे रोका। उसकी लाइसेंस पहले से सस्पेंड थी। गाड़ी सीज कर ली गई। बहुत अच्छा, मैंने कहा। लेकिन गाड़ी में और भी चीजें मिली। क्या? प्रियंका के डेंटल क्लिनिक के प्रिस्क्रिप्शन पैड्स खाली नहीं, भरे हुए थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मतलब प्रियंका प्रिस्क्रिप्शन पैड्स चोरी कर रही थी। ऐसा ही लग रहा है। पुलिस अब जांच कर रही है। मैंने कॉल काट दी और होटल के बिस्तर पर बैठ गया। ये केस मेरी सोच से भी बड़ा होता जा रहा था। एक पल को मन किया प्रियंका को कॉल कर दूं, उसे अलर्ट कर दूं, लेकिन फिर कैमरा फुटेज याद आ गई। मेरा घर, मेरा कुत्ता, मेरी जिंदगी जैसे किसी ने बेझिझक किसी और को सौंप दी हो। अब रास्ता तय था। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। और सच कहूं तो मैं अब पीछे हटना चाहता भी नहीं था। अगली सुबह बैंक के फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर से मिला। नाम था तिवारी साहब, छोटे कद के, थकी आंखें, टाई पर कॉफी का दाग। ये ज्यादा बार होता है जितना लोग समझते हैं, उन्होंने कहा। पति सेना में, पत्नी मौके का फायदा उठा लेती है। अब क्या होगा, मैंने पूछा। फर्जी रिफाइनेंस का पैसा फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन आधा पैसा पहले ही निकाला जा चुका है। मैंने चौंक कर पूछा, कितना? करीब 14,60,000 रुपए, मैंने झुक कर कहा। कहां गया इतना पैसा? तिवारी साहब थोड़े हिचके। मैं यह जानकारी ऑफिशियली नहीं दे सकता। मैंने सीधा जवाब दिया, मकान मेरे नाम है, सिग्नेचर फोर्ज हुए हैं, पैसे मेरे हैं। उन्होंने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया और कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। ये रहे ट्रांसफर डिटेल्स। मैंने लिस्ट स्कैन की। कई बार ट्रांसफर हुआ था किसी दीपक सप्रा नाम के आदमी को। ये रोहित वर्मा नहीं है? कौन है दीपक सप्रा? तिवारी साहब ने कंधे उचका दिए। मेरी डिपार्टमेंट की डिटेल नहीं है, वकील से रिक्वेस्ट करवाओ सब पीना के लिए। मैंने बाहर निकलते ही जसवंत को कॉल किया। दीपक सप्रा? रुको, मैं चेक करता हूं। 1 घंटे बाद फोन आया। पता लग गया। दीपक सप्रा लखनऊ में प्रॉपर्टी एजेंट है। जल्दी कैश डील्स और क्विक सेल्स के लिए मशहूर है। मुझे जैसे किसी ने झटका दिया हो। मतलब प्रियंका हमारा घर बेचने की तैयारी में थी? लगता तो ऐसा ही है। एडवांस डिपॉजिट देकर लिस्टिंग एक्टिवेट करवा रही थी। लेकिन सुनो, मामला और दिलचस्प है। क्या? दीपक सप्रा पहले भी रोहित वर्मा के साथ काम कर चुका है। पिछले 2 सालों में दोनों ने 3 प्रॉपर्टी डील्स साथ में फाइनल की हैं। मैं पास के गोमती नगर पार्क में बेंच पर बैठ गया, दिमाग सुन्न हो गया। तो ये सब कुछ सिर्फ धोखा और इत्तेफाक नहीं था, ये पूरा प्लान था। प्रियंका ने मुझे छोड़कर किसी आदमी के साथ जाने का प्लान किया हो। ये तो पूरी ऑपरेशन लग रही है। जसवंत सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने रोहित वर्मा के बारे में थोड़ा और पता किया। एक पैटर्न दिखा। क्या? वो ऐसी औरतों के करीब जाता है जिनके पति या तो डिप्लॉय होते हैं या जिनका तलाक चल रहा होता है। अब तक 3 ऐसे केस मिले हैं। हर बार औरत का घर मार्केट रेट से बहुत कम में बिकवाया जाता है। खरीदार हमेशा दीपक सप्रा का क्लाइंट होता है। रोहित अपना हिस्सा लेता है और फिर अगली टारगेट पर निकल जाता है। मैंने माथा थाम लिया। मतलब प्रियंका भी इस प्लान में शामिल थी? पक्का नहीं कहा जा सकता, जसवंत बोला। शायद वो भी शिकार बनी या फिर पूरी तरह से मिली हुई थी। अब ये सिर्फ प्रियंका की बेवफाई की कहानी नहीं रही थी। ये तो मिलिट्री फैमिलीज को टारगेट करने वाला ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड रैकेट बन चुका था।
अब क्या करें, मैंने पूछा। मैंने पहले ही सीबीआई फाइनेंशियल क्राइम डिवीजन से कांटेक्ट कर लिया है। मामला क्रॉस स्टेट और मिलिट्री प्लस वीए लोन से जुड़ा है। वो केस में इंटरेस्टेड हैं। उस रात मैं होटल के कमरे में अकेला बैठा बियर पीते हुए सोच रहा था, क्या प्रियंका शुरू से मुझे धोखा दे रही थी या रोहित के प्लान में फंस गई थी। शायद अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी फोन पर मैसेज आया, प्रियंका, अर्जुन, प्लीज मुझसे बात करो। बैंक वाले फ्रॉड की बात कर रहे हैं। रोहित को तुम्हारी गाड़ी चलाते पकड़ा गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने काफी देर तक स्क्रीन घूरा, फिर टाइप किया, दीपक सप्रा कौन है। 3 डॉट्स दिखाई दिए। टाइपिंग शुरू, रुक गई, फिर से शुरू, फिर से रुक गई। आखिर में जवाब आया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने लिखा, 14,60,000 रुपए मल्टीपल ट्रांसफर्स, हाउस लिस्टिंग। 10 मिनट तक कोई जवाब नहीं। फिर मैसेज आया, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने फोन बंद कर दिया और सो गया। अगली सुबह जसवंत का फोन आया। सीबीआई ऑफिसर्स मिलना चाहते हैं। वो पहले से ही रोहित वर्मा और दीपक सप्रा के खिलाफ जांच कर रहे हैं। तुम शायद इस रैकेट को एक्सपोज करने वाले की विटनेस बन सकते हो। 13 साल की शादी टूटने के बाद पहली बार मुझे सुकून जैसा कुछ महसूस हुआ। दुख नहीं, सुकून, क्योंकि सच्चाई सामने आने लगी थी। मैं सीबीआई लखनऊ ऑफिस पहुंचा। एजेंट अधिकारिणी पटेल और अधिकारी दीपक नायर ने मेरा बयान रिकॉर्ड किया। जसवंत और मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे उन्होंने उनकी कॉपी ली। तुम्हारा केस हमें एक पैटर्न साबित करने में मदद करेगा, अधिकारी पटेल ने समझाया। इससे ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी साबित होगी। प्रियंका का क्या, मैंने पूछा। मेरी बीवी, एक्स वाइफ। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम अभी तक उसकी इन्वॉल्वमेंट के लेवल को एनालाइज कर रहे हैं, अधिकारी दीपक नायर ने संयमित लहजे में कहा। क्या उसने कभी फाइनेंशियल प्रेशर या घर बेचने की बात कही थी। प्रियंका अक्सर कहती थी कि हम हाउस पुअर हैं, घर छोटा कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी सैलरी में सब मैनेज हो रहा था, कोई जरूरत नहीं थी, मैंने कहा। अधिकारिणी पटेल ने नोट बनाया। यह सब कब शुरू हुआ। करीब 6 महीने पहले, जब शायद उसकी रोहित वर्मा से मुलाकात हुई होगी। और रिफाइनेंस, अधिकारी दीपक नायर ने पूछा। कभी मुझसे बात नहीं की। मेरे डिप्लॉयमेंट के दौरान सिग्नेचर फोर्ज कर दिया। उन्होंने और भी सवाल पूछे, नोट्स लिए। फिर पटेल मैडम ने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया। हम आपसे संपर्क में रहेंगे, लेकिन तब तक न प्रियंका से न रोहित से कोई संपर्क करना। हमें केस मजबूती से तैयार करना है। मैंने सिर हिलाया, समझ गया। उसी शाम मैं फिर हमारे गोमती नगर वाले घर की गली में पहुंचा। रोहित वर्मा की एसयूवी फिर से बाहर खड़ी थी। प्रियंका की कार वहां नहीं थी। तभी फोन बजा, प्रियंका का मैसेज, हमें पर्सनली बात करनी है, कल गोमती रिवरफ्रंट पार्क में मिलो। अगली सुबह नाश्ते के वक्त मैंने मैसेज जसवंत सिंह को दिखाया। मिलने मत जाना, उसने सलाह दी। अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं जाऊंगा भी नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या कर रही है। 9:30 सुबह हम दोनों घर के सामने गाड़ी में बैठे थे। 9:45 सुबह प्रियंका बाहर निकली, कार में बैठी और गोमती रिवर फ्रंट पार्क की तरफ निकल गई। अब, जसवंत ने पूछा। अब इंतजार करते हैं, मैंने जवाब दिया। 20 मिनट बाद एक गाड़ी आई। उस पर रियल एस्टेट एजेंट दीपक सप्रा का लोगो था। रोहित वर्मा बाहर निकला और दीपक से हाथ मिलाया। दोनों बात करते करते घर के अंदर चले गए। क्या पीछा करें, जसवंत ने पूछा। जरूरत नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले साल मैंने घर में अंदर और बाहर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। लाइव क्लाउड स्टोरेज पर रिकॉर्डिंग जाती है। जसवंत हैरान रह गया। भाई, ये तो तूने बताया ही नहीं। अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने फोन निकालकर कैमरा ऐप खोली, स्क्रीन जसवंत को दिखाई। दीपक सप्रा और रोहित वर्मा हमारे लिविंग रूम में थे। दीपक फोटो खींच रहा था, रोहित उसे घर की डिटेल्स बता रहा था। मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। दीपक, हफ्ते के अंत तक लिस्टिंग डाल देंगे। पहले से ही एक कैश बायर तैयार है। रोहित, कितने में। दीपक, 4,77,00,000 रुपए में लिस्ट करेंगे। 4,22,00,000 रुपए ऑफर आएगा। सब खुश। रोहित, अर्जुन क्या करेगा। प्रियंका कह रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दीपक हंसते हुए हाथ हिलाता है। आर्मी वाले सब एक जैसे होते हैं, थोड़ा शोर मचाएंगे लेकिन डिप्लॉयमेंट, ड्यूटी की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। थोड़े पैसे देकर सेटल हो जाएगा। मैंने जसवंत की तरफ देखा। सुन रहा है। जसवंत पहले ही अपने फोन पर लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था। एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा है, उसने कहा। मैंने एजेंट पैटेल को लाइव सिक्योरिटी फीड भेज दी।
साथ में एक छोटा सा मैसेज, हो रहा है अब। 30 मिनट बाद मेरी गली में सीबीआई की गाड़ियां आकर रुक गईं। मैं गली के कोने से देख रहा था। सीबीआई के अधिकारी दीपक सप्रा और रोहित वर्मा को हथकड़ियों में बाहर ले जा रहे थे। फोन बजा। अधिकारिणी पटेल, दोनों को पकड़ लिया गया है। पूरी बातचीत का रिकॉर्ड हमारे पास है। फ्रॉड स्कीम, साजिश, वायर फ्रॉड और फर्जी प्रॉपर्टी सेल के प्रयास का केस बनेगा। आपको ऑफिस आकर औपचारिक बयान देना होगा। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। और अर्जुन, आपकी वाइफ प्रियंका भी वहां पहुंच गई है, काफी परेशान है। मैंने नीचे सड़क की ओर देखा। प्रियंका लॉन में खड़ी थी, दोनों हाथ मुंह पर, सीबीआई एजेंट्स को हमारे घर से डॉक्यूमेंट्स के बॉक्स बाहर निकालते देख रही थी। उसका क्या होगा? मैंने पूछा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पता था और आप क्या चाहते हैं। मैं लंबे समय तक उसे देखता रहा। 13 साल की शादी, शुरुआती कुछ अच्छे साल, फिर धीरे धीरे ये सब। आखिर मैंने कहा, मुझे बस इंसाफ चाहिए। फेडरल केस बहुत तेजी से आगे बढ़ा। रोहित वर्मा और दीपक सप्रा दोनों ने प्ली डील की, एक दूसरे और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ गवाही दी। ये 3 राज्यों में फैला हुआ रैकेट निकला जो मिलिट्री फैमिलीज को टारगेट करता था। प्रियंका ने दावा किया कि उसे बड़े रैकेट के बारे में कुछ नहीं पता था। रोहित ने उसे यकीन दिलाया था कि अर्जुन मैं पैसे छुपा रहा है और तलाक के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा। रीफाइनेंस भी रोहित का आइडिया बताया, उसने बस उसका साथ दिया। शायद ये सच था, शायद नहीं, मगर प्रियंका ने सेटलमेंट मान ली। पूरे पैसे की वापसी, घर और मेरी मिलिट्री पेंशन पर कोई हक नहीं। फॉर्जरी की लिखित कन्फेशन, बदले में मैंने उस पर कोई केस नहीं किया। 6 महीने बाद कंधार से आए तलाक के ईमेल के बाद हमारा तलाक ऑफिशियली फाइनलाइज हो गया। नो फॉल्ट क्लीन ब्रेक। उसी दिन एजेंट पटेल का फोन आया। अर्जुन, रोहित वर्मा को 8 साल की सजा हुई है, फ्रॉड, साजिश और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। दीपक सप्रा को 12 साल। सोचा आपको बता दूं। धन्यवाद, मैंने कहा। और भी एक बात, उन्होंने जोड़ा, हमने सबूत पाए हैं कि इन्होंने 11 और मिलिट्री फैमिलीज को भी ठगा था। आपके केस ने हमें पूरा पैटर्न एस्टैब्लिश करने में मदद की। अब उन फैमिलीज को भी अपना पैसा वापस मिल सकता है आपकी वजह से। फोन रखने के बाद मैं अपने रेंटल अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा डूबते सूरज को देखता रहा। मैं सोच रहा था उन सभी फौजियों के बारे में जो ड्यूटी पर भरोसे के साथ घर छोड़कर गए और लौटकर खालीपन और धोखे का सामना किया। मेरा मकसद रोहित और दीपक का गैंग गिराना नहीं था, मुझे तो बस अपना हक चाहिए था। पर कई बार जिंदगी आपको उस रास्ते पर ले जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। फोन फिर से बजा। प्रियंका का मैसेज, मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा अंत हो। मैंने स्क्रीन देखी, फिर फोन साइलेंट कर दिया। कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी मैसेज, प्रियंका, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा अंत हो। मैं, कोई जवाब नहीं। कभी मत समझो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा सच तुम्हारी ताकत है। अगर कोई तुम्हारा घर, इज्जत, भरोसा छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाओ।